तो ये आज की जो हमारी क्लास है, आज की हम लोग क्लास में चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट और पीएचडी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये इम्पॉर्टेंट क्लास है मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी। हम बात करने वाले हैं समाज कार्य इतिहास पर। पहले मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं मेन चीज़ों पर, फिर उसके बाद एक एक करके जो अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं उन चीज़ों पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा COS करके, किसी को पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या संगठन कह लीजिए, ठीक है। चैरिटी संगठन या आप इसे सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग चैरिटी संगठन सोसाइटी कह सकते हैं, दान संगठन संघ भी बोल सकते हैं और सोसाइटी के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। तो इसमें दो देशों की भूमिका होती है। एक की भूमिका अगर हम बात करते हैं तो यूके और दूसरा यूएसए। ध्यान से सुनिएगा, यूके में अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई? 1869 में। और यूएसए में इसकी स्थापना कब हुई? 1877 में। 77 में। अब ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी बेसिकली गरीब कानून संरक्षकों के द्वारा बाहरी राहत को एक प्रकार से प्रोवाइड कराती थी। और ये कहा जाता था कि मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो गरीब लोग अयोग्य गरीबों के बीच में जो अंतर है उन अंतरों को पाटने का काम करती थी, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती थी ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो थी, जो गरीब संकटग्रस्त और पथ भ्रष्ट व्यक्ति थे उनकी मदद के लिए वैज्ञानिक परोपकार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बहुत फेमस रहा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। हाँ, एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे सभी लोग, पेपर में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। ऑक्टेविया हिल के नेतृत्व में और एक विद्वान थे हेलन बोशान क्वेट। ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की नेतृत्व किया है। कहां पे? यूके में, ठीक है। 1869 लंदन में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और यहीं साथ ही साथ एक अल सागर हे हिल की भी स्थापना हुई। बेसिकली ये क्या है? यहां समाज सुधारक जो खराब कानून है ना उसके सुधार करने के लिए अल सागर हेहल की स्थापना की गई थी और उसी समय की बात है ये। और श्रम एक्सचेंजों को लेकर ये बातचीत करती थी। अल सागर हिल की बात करते हैं ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसका कभी कभी आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म नाम, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म नाम। अच्छा, गेसलमेंट की भी भूमिका इसी के अंतर्गत आती है, ये भी आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। गेसलमेंट की भी भूमिका इसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही देखने को मिली है, ठीक है। गेसलमेंट, ठीक है, गेसलमेंट, ये भी आप नाम एक ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म नाम क्या है? किसी को पता है? पूरा नाम आप बता सकते हैं कोई लोग? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पूरा नाम किसी स्टूडेंट को पता है? चलिए, अच्छा, तब तक आप ये देखिए इधर यूएसए में अगर हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क आता है नाम। क्या नाम आता है? न्यूयॉर्क। मेरी आवाज स्पष्ट है?
बुफेलो में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना में किसने किया था? किसने किया था यहाँ पे बुफेलो में, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किसने किया था? बताना चाहेंगे? एल्डर फील्ड, एल्डर फील्ड, या आप एक नाम और याद रख सकते हैं, यहां पे एक नाम और आता है, इसमें एक नाम और आता है, याद आ रहा है किसी को? इसकी फ्रॉम माइंड से मेरे, इसमें किसी का किसी को याद है इसकी स्थापना में किसकी भूमिका है? बोलते भी नहीं हो आप लोग, किसी को नहीं याद आ रहा है? एक में गेसलमेंट है, एक में किसकी स्थापना हुई है? चलिए अभी याद आएगा तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के संबंध में आपको इतनी, हाँ जोसेफ करके नाम आता है इनका, जोसेफ करके नाम आता है, ठीक है, जो यूएसए में स्थापना किए हैं जिन्होंने, जोसेफ करके नाम आता है यार, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इसमें जी। नहीं नहीं, बुफेलो तो शहर का नाम है सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, देखो अभी माइंड से स्किप हो रहा है। ये क्या नाम आता है? गुटरिन, हम फ्री गुटरिन का नाम आता है भाई यूएसए में, ठीक है। ये याद नहीं आ रहा था आप लोगों को? मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी चर्चा किया होगा जब भी कभी, इसकी जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, सेकंड जो हमारा एक बैच चल रहा है शाम को, उस वाले में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, है ना। तो यहां आप लोग नाम नोट कर लीजिए, हेम्फ्री गुटरिन का नाम आता है भाई, हेम्फ्री गुटरिन का नाम आता है, किसमें? बुफेलो वाले में, अमेरिका वाले में, ठीक है, याद रहेगा, एक बार स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, भूलना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ठीक है। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में याद रखिएगा कि लंदन करके नाम आएगा, एक लंदन करके नाम आएगा, ठीक है, और उसमें लिखा रहेगा सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ, याद कर लीजिए इसे भी, रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेडिकेंसी। इस बार आपने शायद इसका सवाल भी देखा था, मेडिसिटी होगा, मेडिसिटी, ठीक है, लंदन करके यहाँ पे नाम आएगा, इस चीज को आप खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। तो परीक्षा में इतना ही चीजें आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो जो मैंने भी नोट करवाए हैं इन्हीं के इर्द गिर्द ही पूछा जाएगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के संबंध में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म करिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बार म्यूट है ये प्लीज। अब देखिए सर इसका पूरा नाम क्या होता है? सीओएस का? सीओएस का पूरा नाम यही तो रहा आपके सामने, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, वो तो है ही है, लेकिन इस बार एग्जाम में पूछ लिया था कि इसका पूरा नाम, तो उसमें लिखा हुआ था लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेडिकेसिटी, सिटी, ये नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। सुधार के संबंध में इस संस्था को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड
हाँ, रिप्रेजेंट रिप्रेसिंग डबल एस है। रिप्रेसिंग हाँ, रिप्रेसिंग। मेडिसिटी। हाँ, मेडिसिटी। ठीक है। ठीक है, तो ये परीक्षा में भी आया हुआ था हाल ही में, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आपने 7 बजे वाली क्लास नहीं लिया था क्या पहले जो? नहीं सर, छूट गया अच्छा, था। छूट गया था, ओके। जी। बाकी जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को भी नहीं ये चीज़ें याद आ रही हैं। बताओ, रिकॉल वगैरह करते नहीं हैं आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं अब और भी चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में, समाज कार्य और समाज कल्याण के विकास को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो ये एक औपचारिक पूर्ण से इसका विकास हुआ। और अमेरिका में समाज कार्य शिक्षण का प्रारंभ तब से हुआ जब निर्धनों के साथ काम कर रहे व्यक्तियों को शिकागो में एक भाषण के द्वारा संबोधित किया गया था। जैसे जैसे अमेरिकी उपनिवेशों की स्थापना होती गई, वैसे वैसे सामाजिक समस्याएं भी अत्यधिक जटिल होती गई और समाज कार्य की आवश्यकता अधिक महसूस की जाने लगी अमेरिका में। फिर वहीं से अमेरिका में जनसंख्या काफ़ी कम थी उस समय, और उस दौरान संसाधन अधिक की आवश्यकता थी, और गरीबों और जो आश्रित व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नाम आता है बारकर। ये नाम आता है बारकर का। बारकर ने अमेरिका में समाज कार्य के उद्विकास पर प्रकाश डालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने 1624 में एक वर्जीनिया कॉलोनी में कानूनों को स्थापित किया। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य ये था कि जो अक्षम सैनिक लोग थे, जो अक्षम सैनिक थे उन, और साथ ही साथ नाविक, जो नाविक लोग थे, ठीक है, जो नाविक लोग थे, इनकी ज़रूरतों को ध्यान देने के लिए कार्य किया गया। यानी ज़रूरतों को ध्यान देने के लिए कार्य किया गया। ये सन 1624 की बात है। उसी दौरान में एलिजाबेथी कानून भी बनाया गया था। तो 1624 में भी अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, देखिए यहाँ पर हेडिंग में मैंने यूएसए लिखा है, ठीक है, तो एलिजाबेथी कानून जो है बनाया गया सन 1924 में अमेरिका में। 1601 यूके का आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सन 1650 में अगर हम बात करें 1650 की, तो एक नाम आता है प्रोट स्टेट वर्क एथिक्स काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसका कारण था कि इसमें बेरोजगार और पराश्रित व्यक्तियों पर ध्यान देने का प्रयास किया गया था। और ये बात अमेरिका में 1650 में हुआ। और सन 1692 में 1962 में मैसाचुसेट्स ने एक दास्ता इकरारनामा लागू किया। दास्ता इकरारनामा लागू किया मैसाचुसेट्स ने, जिसमें तो ये जो आप एलिजाबेथ वाला बता रहे हैं ना, वो तो 1642 का है ना? 1642 में अलग है, वो यूके का है। अमेरिका में 1624 में अगर हम बात करते हैं तो एलिजाबेथी कानून बनाया गया था जो निर्धनों पर केंद्रित था। यह अमेरिका ने बनाया था। 42 वाली जो प्रक्रिया आएगी मैम, वो आपका 42 आएगा 3 टाइप के निर्धनों के बारे में भी जिक्र करने के लिए, और वो अमेरिका में आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? अमेरिका में आएगा। और वह बेसिकली प्लाईमाउथ कॉलोनी लागू करती है। 42 क्या लागू करती है? प्लाईमाउथ कॉलोनी लागू करती है। ठीक है। 1601 आपका इंग्लैंड का एलिजाबेथन निर्धन कानून स्थापित हुआ, जिसमें निर्धन व्यक्तियों की सहायता का प्रयास किया गया था। वो 1601 है। 1601 और 1642 दोनों जो है इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और अमेरिका का 1624 रिप्रेजेंट करता है।
स्पष्ट हो गया होगा अब तो? बताते रहिएगा साथ साथ भाई। 1976 की बात करते हैं। अमेरिका में संयुक्त राज्य स्वाधीनता घोषणा पत्र हस्तारित जो है एक प्रकार से हस्ताक्षर हुआ, और जिसमें गुलामों के अतिरिक्त सभी को स्वतंत्रता के लिए जो है प्रेरित किया गया। तो ये जो है स्वाधीनता घोषणा पत्र, ठीक है, स्वाधीनता घोषणा पत्र पर अगर हम बात करें तो हस्ताक्षरित हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1976 नहीं 1776 होगा। 1600 चल रहा था ना, 1692 चला था ना, ऊपर वाला कितना लिखा है आपने? 1692, हाँ 1776 ही होगा, सही, ठीक है ना। फिर यही संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी समाज कल्याण को प्रोत्साहित करता है, और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में कई ऐसे प्रयास हुए जो समाज कार्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। फिर उसके बाद अमेरिका में 1813 ईस्वी आई, और उस समय अमेरिका में बाल श्रम कानून क्या हुआ? पारित हुआ। बाल श्रम कानून क्या हुआ? पारित हुआ, ठीक है। और जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कारखाना मालिक उन बच्चों को शिक्षा देंगे जो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। इस कानून में ये बात अमेरिका में कही गई। फिर उसके बाद 1830 आया, और अमेरिका में अनेक दी नेशनल नीग्रो सम्मेलन हुए। दी नेशनल नीग्रो सम्मेलन हुए, ठीक है, 1830 में। इसका जब आयोजन किया गया, जिनका लक्ष्य ये रखा गया था कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना और स्वास्थ्य तथा महिलाओं का कल्याण करना, सन 1830 में ये जिक्र किया गया। फिर उसके बाद 1843 वर्ष आया, 1843। इनमें गरीबों की दशा को लेकर सुधार की गई। तो यहाँ एक दी न्यूयॉर्क एसोसिएशन की स्थापना हुई। दी न्यूयॉर्क एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1843 के बाद 1848 अमेरिका में अनेक ऐसे नारीवादी मिलते हैं जो मतदान, शिक्षा, रोजगार के समान अवसर और स्त्री अधिकारों का समर्थन किया गया। तो स्त्री अधिकारों का समर्थन अमेरिका में 1848 में हमें देखने को मिला, ठीक है। क्लियर हो गया? बता दीजिए 1848 के बारे में। ओके। फिर 1870 आता है अमेरिका में। 1870 में सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा बताया गया। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत बताता है कि गरीबी मानवीय दशा का एक प्राकृतिक भाग है, और ये हर्बर्ट स्पेंसर की भूमिका रही इसमें। फिर 1886 ईस्वी में सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच की दूरी को समाप्त किया गया। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक दूरी को समाप्त किया गया है ना 1886 में, ठीक है। लक्ष्य के साथ आवासन गृह की भी स्थापना की गई। इसी के साथ साथ आवासन गृह की भी स्थापना की गई, ठीक है। और प्रारंभ में आवासन गृह कामकाजी महिलाओं को शिशु पालन गृह
स्वास्थ्य निदान केंद्र, नृत्य, नाटक, कला, सिलाई जैसे सुविधाएं भी मुहैया कराया गया। परंतु बाद में राजनीति ग्रस्त हो गया और गरीबों पर ध्यान देने के बजाय उन व्यक्तियों पर ध्यान देने लगे जिनके साथ ये काम करते हैं या करते थे। ठीक है, तो अमेरिका में विभिन्न प्रकार के दान को लेकर जो है संगठन समितियां विकसित हुआ, जिसका लक्ष्य इतना था कि असुविधाग्रस्त के जो व्यापक निजी और धार्मिक प्रत्युत्तर हैं उनको व्यवस्थित तरीके से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ठीक है, ये प्रक्रियाएं फिर संचालित हुई सन 19वीं शताब्दी के दौरान में। फिर उसके बाद आता है 20वीं शताब्दी, और 20वीं सदी के दौरान अगर हम बात करें तो अमेरिका में समाज कल्याण को लेकर प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास कुछ किए गए। सबसे पहला प्रयास जो था वो 1915 का था। 1915 में आपने एक नाम सुना होगा, वह नाम है अब्राहम फ्लेक्सनर। अब्राहम फ्लेक्सनर। अब्राहम फ्लेक्सनर ने अपना प्रतिवेदन जारी किया सन 1915 में, और इस प्रतिवेदन में यह कहा गया कि समाज कार्य अभी भी एक व्यवसाय के रूप में स्थापित नहीं हुआ है और शैक्षिक रूप से संचरणीय प्रविधियों पर कमी है। इसलिए क्या समाज कार्य व्यवसाय है, ऐसा स्टेटमेंट भी आता है अब्राहम फ्लेक्सनर का। उसके बाद सन 1933 आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट, क्या नाम है उनका? फ्रैंक डी रूजवेल्ट। 1933 में रूजवेल्ट ने सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम को घोषित किया और जिसे एक नाम दिया, और वो नाम था न्यू डील। क्या नाम था उसका? न्यू डील। सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम को घोषित किया और उसका नाम रखा था न्यू डील, है ना, जिसे नया समझौता हिंदी में बोलते हैं। नया समझौता। ठीक है, और कार्यक्रम ने गरीबी और बेरोजगारी के निवारण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास भी किया गया इसी वर्ष। उसके बाद सन 1950 आता है, 55 आता है, 1955 आता है। 1955 में सामाजिक नागरिक अधिकार आंदोलनों का प्रोत्साहन करते हुए अश्वेत महिलाओं के अलाबामा में एक बस के पीछे जाने से इनकार कर दिया। जो अश्वेत के साथ किए जा रहे थे भेदभाव, वह एक उदाहरण माना जाता है अमेरिका का। ठीक है, तो यह बात है सन 1955 की। यहाँ अश्वेत महिला का नाम आप अवश्य याद रखेंगे। $1955। ठीक है भाई, बताइए। अमेरिका की बात आती है तो 1960 में क्या नाम आता है? नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क की स्थापना, और वो भी किस परिप्रेक्ष्य में? आचार्य संहिता के परिप्रेक्ष्य। आचार्य संहिता के परिप्रेक्ष्य में नेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो 1960 के दौरान हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, 1964 में एक और बात आती है। 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था लिंडन बी जोहानसन। ठीक है, जोहानसन ने दी ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दी ग्रेट सोसाइटी की। स्थापना की थी अमेरिका में। ठीक है, और सिविल राइट्स एक्ट भी सार्वजनिक स्थलों पर जातीय भेद पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसको गैर कानूनी घोषित किया?
सिविल राइट्स एक्ट को कब घोषित किया गया? इसको कब एक गैर कानूनी के रूप में घोषित किया गया सिविल राइट्स एक्ट को? तो 1964 में। ठीक है। सर ये 1964 को या 1965 को, ये बुक्स में 1965 लिखा है। जी, इसका साल 65 का या 64 का? 1964 में जोहान्स बर्ग ने दी ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम की स्थापना की मैम, और 64 में सिविल राइट्स एक्ट जो था वो सार्वजनिक स्थलों पर जाति सिविल राइट्स एक्ट को अगर हम बात कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी घोषित हो गया 1964 में ही, है ना, 64 में ही। लेकिन चिकित्सकीय देखभाल के परिप्रेक्ष्य में मैडम नाम 1965 आएगा। कितना आएगा? क्या नाम था? दी ग्रेट सोसाइटी। स्थापित हुआ किस में, किस परिप्रेक्ष्य में? चिकित्सकीय देखभाल। ठीक है। और वृद्ध अमेरिकों की जरूरतों और बाल शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया गया। ठीक है। 1990 आता है। 1990 में अमेरिका में अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, दिव्यांगता अधिनियम। भारत में कब आया था? बताइए। 1995 में। कब आया था? 1995 में, हाँ। ठीक, ठीक है। यहाँ अब आपका जो अमेरिका के संबंध में इम्पॉर्टेंट तथ्य था मैंने आप लोगों से जिक्र कर लिया। अब अगर कुछ आपको पूछना है तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। प्लाईमाउथ कॉलोनी 1942 में न्यू वर्ल्ड में पहला ऐसा कानून बनाया जो एलिजाबेथन पुअर लॉ पर आधारित था, वो 1962 का था। यहां तक किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ें। बोलते रहिए भाई। सर 90 सर बेवरेज रिपोर्ट का क्या है? कौन सा बेवरेज रिपोर्ट का सर, वो भी इसी में था ना? बेवरेज रिपोर्ट? अभी नहीं आएगा, अभी आएगा बाद में, इसमें नहीं है। ठीक है। और अब देखिए आगे अमेरिका के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। 1895 में शिकागो स्कूल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, जिसे व्यापक रूप से आधुनिक समाज कार्य का जन्म स्थान माना जाता है, गरीबों के साथ काम करने वाले लोगों को व्याख्यान देना शुरू किया, और यहीं सामाजिक कार्यकर्ता शब्द का जो है आविष्कार हुआ। और वह आविष्कार किया था किसने? साइमन पैटिन ने या पैटर्न ने। ठीक है। सामाजिक पैटर्न का, साइमन पैटर्न का नाम याद रहेगा सामाजिक कार्यकर्ता में 1895 में। बता दीजिए। जी सर। हाँ। और 1900 के दौरान में मैरी रिचमंड ने बहस करने के बाद भी क्या उनका प्राथमिक काम सामाजिक वकालत
करना चाहिए या व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करना चाहिए। दो बातें भी वहीं देखने को हमें मिली थी 1900 के दशक में। फिर बाद में ये प्रक्रिया केश वर्क में अपनी भूमिका निभाए। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ जो है मैरी रिचमंड ने 1917 वाली भी बात पता होना चाहिए। सोशल डायनामिक एक किताब आई, प्रकाशित हुई, जो जीवन और पारिवारिक है ना, जीवन और पारिवारिक वातावरण को जानने के आधार पर जो है समस्याओं के लिए क्लाइंट सेंट्रल दृष्टिकोण पर बल दिया। ठीक है, मैरी रिचमंड ने, मैरी रिचमंड अमेरिका के रहने वाले हैं ना, कहाँ के रहने वाले हैं बताइए? कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के भाई। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपने एक नाम बताया यहाँ पे मुझे, बेवरिज रिपोर्ट। अब बेवरिज रिपोर्ट के बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी रख लीजिए। विलियम बेवरिज रिपोर्ट कब आई थी ये? 1942 में आया था। और ये आपको बता दूं, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक बीमा और समृद्ध सेवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? सामाजिक बीमा प्लस में और संबद्ध सेवा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक सेवा। और यहीं से प्रक्रिया ये यूके की है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ अब यूके का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यूके में कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी इसी के परिप्रेक्ष्य में किया गया। यूके में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी प्रभावशाली भूमिका फिर ये देखने को मिली थी जो है बेवरिज रिपोर्ट में। बेवरिज रिपोर्ट में वो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था विलियम बेवरिज। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया। उनकी पत्नी गणितज्ञ थे जिनका नाम था जेनेट फिलिप। इन्होंने शोध के प्रसार के साथ सड़क पर 5 दिग्गजों के रूप में पहचानने का काम किया था। और ये 5 जो दिग्गज हैं, लॉर्ड विलियम बेवरिज ने नहीं किया था, उनकी वाइफ ने किया था उसके आइडेंटिफाई। उनकी वाइफ का क्या नाम था बताइए? जेनेट फिलिप। 5 कौन कौन से नाम थे? याद है किसी को पांचों नाम? 5 नाम कौन कौन से थे? अभाव, आलस्य, बीमारी। ओके, देखिए एक चीज़ तो आपको पेपर में सवाल आया हुआ था। पहले तो एक मैं बता दूं, फिर यहाँ पे वो नाम याद रखेंगे सभी लोग। सोशल इंश्योरेंस, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में सोशल। ऐसे पेपर में आया था, याद आ रहा है किसी को? किसी को आ रहा है याद? सोशल इंश्योरेंस किसी को याद ही नहीं आ रहा है। एंड अलाइड सर्विस, अलाइड सर्विस इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, इंग्लिश में। ठीक है, ये भूमिका हमें जो है देखने को मिलती है। 5 चीज़ों पर जिक्र किया था। एक का नाम है, अगर हम बात करें तो आइडेलेंस बोलते हैं उसको, आइडेलनेस
और दूसरा इग्नोरेंस, तीसरा क्या था, डिजीज, चौथा स्कॉलर, पांचवा वांट। ये 5 ऐसे शब्द थे जो टाइटल सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विस बेवरेज रिपोर्ट में 5 इन्हीं शब्दों के बारे में जिक्र किया गया था। 5 इन्हीं शब्दों के बारे में क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। ठीक है, सर पांचवा कौन सा है? वांट, WANT, हाँ ठीक है, याद रखिएगा। चाहना या चाहते हैं इसको बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, इसको इग्नोरेंस को क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे जो है आइडलेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अज्ञानता बोलेंगे, नेस हो गया ना, अज्ञानता हो जाएगा। और डिजीज बीमारी हो जाएगी। स्क्वालर का क्या बोलते हैं, गंदगी कि आलस, इग्नोरेंस को आलस बोलते हैं ना, आलस, और ये गंदगी बोलते हैं इसको, गंदगी। ठीक है, ये 5 शब्द भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय बीमा का विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का निर्माण भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग ये। यहाँ अब आपका लॉर्ड विलियम बेवरेज, हिंदी में आप लिखिए सबसे पहले, एक तो अभाव, दूसरा रोग, तीसरा अज्ञानता, चौथा गंदगी, पांचवा आलस्य। ये 5 ऐसे शब्द हैं जो सामाजिक बीमा, सामाजिक प्रगति की व्यापक नीति का केवल एक हिस्सा था और पुनर्निर्माण की राहत पर ये 5 दिग्गज थे। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में इनसे भी सवाल आया है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये भी पूछा जा चुका है। नोट कर लिया है तो बताइए। चलो, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से ये लॉर्ड विलियम बेवरेज की जो रिपोर्ट थी काफ़ी फेमस रही है। ठीक है, इसे भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इसके साथ साथ अब यूके की कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों का देखिए। अब इंग्लैंड में प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग में दुर्बल, निर्धन जो हैं, निराश्रित जो व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रत्येक समाज अपने समाज या अपने कमज़ोर सदस्यों की किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करता था, है ना। यदि हम समाजकार्य के इतिहास को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि समाजकार्य जो है मानवता का एक रूप है ना, जो निरंतर एक वैज्ञानिक प्रणाली की खोज करता रहता है, जिसके द्वारा सहायता के कार्य को अधिक से अधिक नियमित और वैज्ञानिक रूप से किया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको अगर हम बात करें तो सन 1576 की एक बात आती है। कौन सी बात? 1576 में हाउस ऑफ करेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सुधार गृह स्थापित किया गया। ये 1576 में इसमें पटसन, पटुआ, लोहा एकत्रित किया गया था। पटसन, पटुआ, लोहा, इसे भी आप ध्यान रखें। ठीक है, पटसन, पटुआ। पटसन बेसिकली एक टाइप का प्लांट था, जूट था, जिसको पटसन कहा गया था, पटसन कहा गया था। ठीक है ना, वह है नाल्टा जूट। ठीक है, पटसन। और एक शब्द था पटुआ। एक शब्द क्या था? पटुआ। पटुआ बेसिकली एक हस्तशिल्पकार समुदाय था। पटुआ क्या था? हस्तशिल्पकार समुदाय था। ठीक है, ये था पटुआ, है ना, जिसका मुख्य पेशा यही था कि रीति से पटचित्र बनाकर, है ना,
बनाकर उसको घूम घूम कर प्रदर्शन करना या उसको बेचना। और ये पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, है ना। तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग हैं इसमें। पटुआ शब्द पट से बना हुआ है, ठीक है। एक प्रकार से ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। लोहा आप जानते हैं, ठीक है। तो एक स्वस्थ शरीर वाले निर्धन विशेष रूप से युवकों को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था इसमें, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर वहीं एक शब्द और आता है, आपने नाम सुना 1601 एलिजाबेथन पुअर लॉ। इसी को एक और नाम से जाना जाता है 43A एलिजाबेथ। ये भी पेपर में आ चुका है नाम कि बताइए एलिजाबेथन पुअर लॉ जो बनाया गया उसका दूसरा नाम, या एलिजाबेथन पुअर लॉ का नाम बताएं, है ना। ये दर्शाया गया। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रावधान थे एलिजाबेथन पुअर लॉ में। एलिजाबेथन पुअर लॉ में कुछ प्रावधान थे। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण ना किया जाए जिससे संबंधी पति अथवा पत्नी, पिता अथवा पुत्र सहायता कर सकने की स्थिति में हो। अगर वो कर रहा है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। निर्धन कानून के अंतर्गत 3 प्रकार के निर्धनों की बात कही गई। कितने प्रकार के निर्धन की बात कही गई थी? 3 प्रकार के। बताइए कितने प्रकार की बात कही गई थी? 3 प्रकार की बात कही गई थी, बिल्कुल सही जवाब। उसमें एक प्रकार आपका आता है, अगर हम जिक्र करते हैं तो स्वस्थ शरीर वाले निर्धन। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो शक्तिहीन निर्धन। तीसरा बात करते हैं तो आश्रित बच्चे या निर्धन भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये 1601 के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ। सर दूसरे में क्या है? दूसरा क्या है सर? शक्तिहीन निर्धन। शक्तिहीन निर्धन, है ना। तो 1601 में बेसिकली एलिजाबेथन निर्धन कानून पारित हुआ और उन्होंने लोगों से अपने समुदाय से जो है आश्रित व्यक्तियों को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो बेसिक आवश्यकता थी, है ना, वो शारीरिक सक्षम निर्धनों को कठोर सजा दी भी। और सभी समाज ने मान्यता के साथ संघर्ष किया क्योंकि सभी सदस्यों के पास स्रोत की समान सुलभता नहीं होती थी उस समय। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभावों ने भी इन जरूरतों को समान सिद्धांत के आधार पर दर्शाया, ठीक है। यदि बच्चे अपने निर्धन माता पिता या संबंधियों के साथ रह सके तो उन्हें उत्पादन के लिए आवश्यक ऐसी वस्तुओं प्रदान की जाए जिनसे वे घरेलू उद्योग गृह में रखा जाए या एक प्रकार से आप काम कर सकें उसमें। निर्धन सहायता के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए निर्धन कर लगाकर एक कोष स्थापित किया गया। कोष का मतलब फंड स्थापित हुआ, है ना, जिसमें निजी दान हो गया, कानून का उल्लंघन करने पर हो गया, है ना, इन सारे जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। 1601 बहुत ही फेमस शब्द है, याद रखेंगे। किसी भी एक स्थान पर अन्य स्थानों से लेकर निर्धन जमा ना हो सके, इसके लिए सन 1662 में द लॉ ऑफ सेटलमेंट हाउस पारित हुआ। द लॉ ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। कब पारित हुआ ये? 1662 में। 1662 में क्या पारित हुआ? द लॉ ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया, ठीक है। किस लिए पारित किया गया था? किसी भी एक स्थान पर अन्य स्थानों से आकर निर्धन जमा ना हो सके, इसके लिए ये बनाया गया था एक लॉ, ठीक है, याद रखेंगे, या कानून। फिर उसके बाद आपका इंग्लैंड में ही सन 1982 की बात आती है और 1982 में वर्क हाउस एक्ट आया। वर्क हाउस एक्ट आया। कब आया? 1982 में।
यह एक्ट बेसिकली बन जाने के बाद ब्रिस्टल और अन्य शहरों के कारागृह की स्थापना की गई। तो यहीं पर ब्रिस्टल की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताइए। जी सर। हम्म। जी सर। उसके बाद देखिए द पुअर लॉ कमीशन आया। द पुअर लॉ कमीशन कब आया? 1905 में। द पुअर लॉ कमीशन, है ना, COMMISSION कमीशन। ठीक है, पारित हुआ। अब ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इंग्लैंड में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। मुख्य रूप से कोयला खान और श्रमिकों एवं उसके परिवारों ने निर्धन सहायता मांगना आरंभ कर दिया था। तो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन की अध्यक्षता में निर्धन कानून और दुख निवारण शाही आयोग का गठन किया गया यहाँ पे। और उसी समय सन 1905 में ही क्या गठन हुआ? रॉयल कमीशन ऑन पुअर लॉ एंड रिलीफ, है ना, रिलीफ ऑफ डिस्ट्री, इसका गठन हुआ। ये क्या काम करता था? यह पुअर लॉ जो था, ये संरक्षकों के मंडल के स्थान पर जो है काउंटी काउंसिल स्थापित की जाए, जिससे स्थानीय प्रशासनों को 3/4 तक कम किया जा सके और निर्धन सहायता के दंडात्मक पक्ष को समाप्त करके उसके स्थान पर मानवीय जन सहायक कार्यक्रम के दृष्टिकोण रखा जाए। ये बात इसके अंतर्गत देखने को मिली। ठीक है, बताइए एक बार। जी सर। इंग्लैंड में फिर 1944 में, कब? 1944 में अपंग व्यक्ति कानून, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी एक्ट या दिव्यांगता अधिनियम, अमेरिका में कब आया? 1995 में, सॉरी 1990 में यूएसए में। यूके में कब आया? 1944 में। इंडिया में कब आया? 1995। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इस डिसेबल पर्सन एक्ट जो बनाया गया, तो उसके अधीन वाणिज्य और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के दिए या आवश्यक कर दिया गया कि अपंगों को बेरोजगार दे। ठीक है, 1945 में परिवार भत्ता कानून पास किया गया। कब? 1900 कब पारित हुआ था परिवार भत्ता कानून? 1945 में। 1945 में परिवार भत्ता कानून। ठीक है, और 1948 में 1948 में राष्ट्रीय बीमा कानून बनाया गया। कहाँ? राष्ट्रीय बीमा कानून कहाँ बनाया गया? हाँ, इंग्लैंड में, यूके में। ठीक है, यूके में बनाया गया है ना। लंदन में सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी
की स्थापना हुई सन 1869 में, जिसको हम COS के नाम से जानते हैं, है ना, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। बस अब आपका यहाँ पे समाज कार्य इतिहास यूके का भी समाप्त हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट शब्द थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, इसकी PDF मैं अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, शायद आप लोगों के पास नहीं गया होगा कि पहुंच गया PDF? नहीं आया नहीं आया ना, सर। चलो कोई बात नहीं। समाज कार्य इतिहास पर अभी मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। PDF मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, जा रहा है। ठीक है, PDF आपके ग्रुप में जा रहा है, अभी पहुंच जाएगा। जी फिर से रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप सर?